हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 1 से 3 सितंबर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सितंबर का जो है वो करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एज यूजुअल जो करंट के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो सभी जो है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल है। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे पीडीएफ जो है वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बाकी अभी करंट का जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लेकिन अब एक नेक्स्ट सेशन में जो है वो क्लियर आ जाएगा, एकदम रेगुलर बेसिस पे चलने लगेगा। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं हो पा रहा था टाइमली, बट अब ये बैकलॉग जो है वो सारा क्लियर हो गया है। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन आधारित एथेनॉल फ्यूल बेस्ड कार कहाँ लॉन्च की गई है। ठीक है, किसी ने अभी किसी देश ने 100% एथेनॉल फ्यूल बेस्ड जो है कार लॉन्च की है। आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारत ने ही हाल में 100% जो है एथेनॉल फ्यूल बेस्ड कार लॉन्च किया हुआ है। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है। और यह जो इंजन है ये पहला BS6 स्टेज 2, अभी जो इंजन चल रहे हैं वो सबसे मॉडर्न इंजन जो है वो BS6 इंजन है। और BS6 इंजन में भी ये स्टेज 2 विद्युतीकृत या इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स ईंधन जो है, फ्लेक्स फ्यूल वाहन है, व्हीकल है, जो पूरी तरह से एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर काम कर सकता है। ठीक है, बाकी जो फ्लेक्स फ्यूल है एक ऐसी तकनीकी है जो इंजन को 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग करने की अनुमति देती है। ठीक है, यानी आप पेट्रोल में जो है या गैसोलीन में 20% से अधिक जो है वो एथेनॉल मिश्रित कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोल कंटेंट जो है वो उसमें से कम हो जाएगा और उसकी कॉस्ट वो भी ये संभव जो है गिरा देगा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है कार्बन पदचिह्न या कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना और पारंपरिक ईंधन स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करना। एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल जो ईंधन के सोर्स हैं जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, तो इन पर क्या करना है, भारत की निर्भरता को कम करना है, ताकि भारत का जो इन ईंधन स्रोतों के लिए जो आयात बिल है वो आयात बिल किसी तरह से कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा 20% एथेनॉल मिश्रण के कार्यान्वयन से भारत को आयात बिल पर सालाना 35,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब ये जो इतना मिक्स होगा पेट्रोल में एथेनॉल, ठीक है, तो उससे क्या होगा, भारत का जो आयात बिल है वो प्रति वर्ष 35,000 करोड़ रुपए के आसपास कम हो जाएगा। तो इससे बचत भी है, उसके बाद से जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो भी कम होंगे। तो जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके भारत का कमिटमेंट है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, तो उसमें भी ये संभव हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। ये क्या है, भारत ने पहले ही पेट्रोल में 10% गन्ना आधारित एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्तमान में जो भी भारत में पेट्रोल मिल रहा है उस सारे पेट्रोल में क्या है, 10% जो है वो एथेनॉल मिक्स है। और ये एथेनॉल जो है वो शुगर केन गन्ना आधारित है। गन्ने के उद्योग से जो अपशिष्ट निकलता है उस अपशिष्ट से एथेनॉल बनाकर और उसको मिला के अभी पेट्रोल में सेल किया जा रहा है। 10% ये ऑलरेडी मिक्स होता है। बाकी ये जो एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है इसका लक्ष्य है एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण प्राप्त करना है। ठीक है, कि जितना भी पेट्रोल सेल हो उस सारे के सारे पेट्रोल में 2025-26 तक 20% जो है वो एथेनॉल का मिश्रण हो, ये इसका टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चंद्र सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है। ठीक है, ऑप्शन है पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सल्फर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो LIBS उपकरण है जो प्रज्ञान रोवर के साथ गया हुआ है उस पर एम्बेडेड है, उसने चंद्रमा की सतह पर सल्फर गैस होने की पुष्टि की है, सॉरी सल्फर तत्व होने की पुष्टि की है। ये जो LIBS है इसका नाम है लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका जो नाम है वो है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्ट्रेटोस्कोप। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह की संरचना की पहली बार इन सीटू प्रयोग किया है। इन सीटू प्रयोग वो होता है जो उसी स्थान पर रह के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पॉट पर ही प्रयोग किया जाता है, तो ये इन सीटू प्रयोग है। और इसने जो है उस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। बाकी जो इनिशियल या प्रारंभिक विश्लेषण था उसमें चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी
दिखाई गई। इतने सारी जो है वो धातुएं जो है, जो तत्व हैं, वो तत्व यहाँ पर होने की पुष्टि की है। इसके बाद क्या है, आगे की मापों से मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। तो ये रोवर पर जो LIBS उपकरण लगा हुआ है, उसने इतने सारे तत्वों का चंद्रमा की सतह पर होने की पुष्टि की है। ठीक है, और ये पहली बार इस तरह का इन सीटू प्रयोग चंद्रमा की सतह पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान, ठीक है, एपिक बोलते हैं इसको, ठीक, EPIC, ठीक है, इसका नाम है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, EPIC, ठीक है, ने की नवीनतम वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते प्रदूषण से दक्षिण एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको वर्ष बताना है। ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उससे जो है साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, उनमें क्या है, करीब 5 साल जो है औसत जीवन जो है घट जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट ने बताया हुआ है। बाकी वैश्विक स्तर पर प्रदूषण के कारण नष्ट होने वाले कुल जीवन वर्षों में आधे से अधिक जो है वो दक्षिण एशियाई देशों में है, जिनमें बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। मतलब सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो दक्षिण एशियाई देशों में पड़ रहा है। बाकी ये रीजन क्या है इसका, तेजी से औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने दक्षिण एशिया में वायु गुणवत्ता में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, लगातार क्या है, जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो है वो औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। अनुकूल जलवायु दिशा होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। तो ऐसे होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी जो है वो लगातार घटती जा रही है, डेटोरिएट होती जा रही है। बाकी इसके डेटा के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश में जो है वो प्रति व्यक्ति औसतन जो आय है, वो आयु जो है वो 6.8 साल खो देगा। मतलब यहाँ के लोगों की जो आयु है वो 6.8, लगभग 7 साल जो है वो कम हो जाएगी, जबकि पूरे दक्षिण एशिया में ये डेटा 5 वर्ष का है। इसके अलावा USA जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जीवन प्रत्याशा है वो 3.6 महीने कम हो जाएगी। वहां पर जो है वो काफी कम है। इसका जो सबसे चिंताजनक डेटा वो है कि नई दिल्ली में औसत जीवन काल जो है वो 10 वर्ष से अधिक कम हो गया है। ऑलरेडी ये हो गया है। यहाँ के लोगों का जीवन जो है नई दिल्ली के देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों की तुलना में जो है इनका जीवन काल 10 वर्ष से अधिक कम हो गया है। ठीक है, तो यदि इसमें कुछ अगर अच्छा कार्य नहीं किया गया, किसी तरह से इसको रोका नहीं गया, तो ये स्थिति और भयावह आगे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन है केन्या, तंजानिया, ओमान और इंडोनेशिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। भारत और केन्या जो है वो मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में जो है वो समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग को और गहरा करने के लिए सहमत हुए हैं। इससे क्या करेंगे, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर हुए हैं, ताकि वहां केन्या का जो शिपयार्ड है वो उन्नत क्वालिटी के जो है वो जहाजों का निर्माण कर सके। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उनको सुनिश्चित किया जाएगा, सफलतम उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मीना सू चोई, प्रवीणा आंजना, प्रियान सेन और पेमा चोडेन भूटिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये प्रियान सेन जो है, इन्होंने वर्ष 2023 का मिस अर्थ इंडिया का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। ये प्रतियोगिता जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता का नाम था मिस डिवाइन ब्यूटी 2023। इसके फाइनल के दौरान राजस्थान की प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। कोरिया की मौजूदा मिस अर्थ मीना सू चोई से इनको ताज मिला है। वर्ष 2022 के लिए जो मिस अर्थ इंडिया थी वो थी जो मिस अर्थ जो थी वो थी मीना सू चोई, और इनके बाद अब जो खिताब मिला हुआ है वो प्रियान सेन को मिला है। इसके अलावा प्रवीणा अंजना जो है, इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, और पेमा चोडेन भूटिया और तेजस्विनी श्रीवास्तव को उप विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रतियोगिता के रिजल्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र,
केरल और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये केरल में ऐसा भारत का पहला एआई इनेबल्ड स्कूल जो है वो लॉन्च किया है। ये स्कूल जो है वो शांतिगिरी विद्या भवन में है। ठीक है, ये सीखने के अनुभव को जो बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज या प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। एआई स्कूल आई लर्निंग इंजन ILI यूएसए और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। ये जो स्कूल बना हुआ है ये आई लर्निंग इंजन यूएसए और वैदिक ई स्कूल के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, आई स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है। बाकी ये जो सबसे पहले है एआई स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। इनिशियल लेवल पे 4 कक्षाएं 8, 9, 10 और 11 की कक्षाएं इस एआई स्कूल के थ्रू संचालित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2023 होने वाला है इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत तेजी से कई काम भी कर रहा है। बाकी ये पहली बार ग्लोबल इंडिया एआई 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा 14 और 15 अक्टूबर को की जाएगी। सम्मेलन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्लेयर्स हैं, मतलब उसमें काम करने वाले क्षेत्र के लोग हैं, जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं और स्टार्टअप और निवेशक इसमें भाग लेंगे। स्टार्टअप्स जो हैं एआई बेस्ड हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब इस जो है सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन जो है वो स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देगा और एआई इनेबल्ड सार्वजनिक बुनियादी ढांचा या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके उपकरणों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है शासन और जीवन में बदलाव के लिए एआई का उपयोग करने हेतु एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। ये इसका जो है उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, असम और मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये असम के चोकुआ चावल को अभी जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये जीआई टैग आप देख लीजिएगा, लगातार कई सारे प्रोडक्ट्स को, कई राज्यों के कई सारे प्रोडक्ट्स को ये टैग मिल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो चोकुआ चावल है इसको असम का जादुई चावल कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया है। ये चोकुआ चावल जो है वो मूलतः अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है, मतलब ये सर्दियों के मौसम में पैदा होता है, जिसे साली चावल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जादुई चावल भी बोलते हैं। चोकुआ चावल तो है ही, साली चावल के नाम से जाना जाता है। और ये चावल की चिपचिपी किस्म को उनकी एमाइलेज सांद्रता के आधार पर बोरा और चोकुआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रजाति होंगी, बोरा और चोकुआ। और चावल की इस किस्म का उपयोग इसके पोषण मूल्य और पकाने में आसानी के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चावल को जो है अभी जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 31 अगस्त और 30 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये इस वर्ष का जो संस्कृत दिवस है वो 31 अगस्त को मनाया गया है। ये दिवस जो है वो किसी फिक्स डेट को नहीं होता है। इसको क्या किया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल विश्व संस्कृत दिवस जो है वो श्रावण मास या सावन का जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो श्रावण पूर्णिमा थी वो 31 अगस्त को थी। ठीक है, जिस दिन रक्षाबंधन जो है का त्योहार मनाया जाता है, तो उसी दिन क्या है विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मनाने का उद्देश्य है वो है जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए ये जो है वो दिवस मनाया जाता है। बाकी माना जाता है कि संस्कृत जो है वो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और यह भारत में बोली जाने वाली पहली भाषाओं में से एक थी। भारत में जो स्टार्टिंग में जो भाषाएं बोली जाती थी उन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा है और ये लगभग सभी भाषाओं की जननी है। सुधर्म विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है। अगर कभी आपसे पूछ लेते हैं तो सुधर्म नाम से एक जो है संस्कृत समाचार पत्र जो अभी संचालित है और विश्व का अकेला संस्कृत समाचार पत्र है। और जो संस्कृत भाषा है ये उत्तराखंड राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और जहां तक मुझे याद है संस्कृत केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है संस्कृत के समाचार पत्र का नाम और संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और
जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग या ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग या भौगोलिक संकेतक दिया गया है। ये भद्रवाह राजमा की खेती जो है वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में की जाती है। इसे कश्मीरी राजमा के नाम से भी जाना जाता है। और रामबन सुलाई शहद जो है वो रामबन जिले में उत्पादित सुलाई का शहद है। ठीक है, ये सुलाई नामक वस्तु का जो है वो शहद बनता है, इस वजह से इसको रामबन सुलाई शहद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश 14 अक्टूबर को वॉइस टू पार्लियामेंट नाम से राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करेगा? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो 14 अक्टूबर को वॉइस टू पार्लियामेंट नाम से एक जनमत संग्रह करने वाला है। ठीक है, इस जनमत संग्रह में लगभग 17 मिलियन लोग क्या हैं इसमें भाग लेंगे और यह तय करेंगे कि संविधान में संशोधन किया जाए या नहीं। ठीक है, अगर ये संग्रह पारित हो जाता है तो देश के संविधान में क्या होगा, एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को मान्यता देगा। इन लोगों को क्या हो जाएगी, राष्ट्र में मान्यता मिल जाएगी। बाकी इसके बाद क्या होगा, उनसे संबंधित कानूनों पर सलाह देने के लिए एक स्थायी निकाय भी स्थापित करेगा। ये एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के से संबंधित कानूनों पर सलाह देने के लिए एक स्थायी निकाय भी बनाने के लिए ये सहमति मिल जाएगी इससे। बाकी ऑस्ट्रेलिया जो है वो एकमात्र राष्ट्रमंडल देश है जिसने अपने मूल निवासियों के साथ कभी किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनके साथ किसी तरह की कोई ट्रीटी नहीं की है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। भारत की तरह यहाँ पर क्या है, जिस तरह से पार्लियामेंट संशोधन करती है उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। वहां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से ही होते हैं और यदि जनता अलाउ करती है तभी जाके उसमें संविधान में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ऑप्शंस है परमिंदर चोपड़ा, अंजलि गोयल, सौम्या राघवन और जया वर्मा सिन्हा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये जया वर्मा सिन्हा जी जो हैं वो रेलवे बोर्ड, ठीक है, जो भारतीय रेल है, जो रेलवे बोर्ड भारतीय रेल की जो है वो मुख्य संस्था है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो उसकी जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जया वर्मा सिन्हा जी का नियुक्ति हुई है और ये अध्यक्ष नियुक्त होने वाली जो है वो पहली महिला है। ठीक है, जबकि ये सौम्या राघवन जी हैं, ये किसी जोन की पहली जनरल मैनेजर या महाप्रबंधक रहने वाली जो है वो महिला है। ये जो है पहली जीएम रही है। ठीक है, उसके अलावा जो अंजलि गोयल हैं ये रेलवे बोर्ड में वर्तमान जो है वो वित्त सदस्य वित्त हैं, मेंबर फाइनेंस हैं। और ये परमिंदर चोपड़ा जो हैं ये पीएफसी पावर फाइनेंस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, ठीक है, ये पीएफएल नहीं पीएफसी, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो ये सभी जो चार व्यक्तित्व हैं सभी चार जो हैं वो चर्चित महिलाएं हैं, जिसमें जया वर्मा सिन्हा जी जो है वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ या अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ठीक है, यह अनिल कुमार लाहोटी जो अभी वर्तमान में सीईओ है रेलवे बोर्ड में, उनका स्थान लेंगी। 1 सितंबर या उसके बाद ये कार्यभार संभालेंगी और इनका कार्यकाल जो है वो अगले साल 31 अगस्त तक, मतलब 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से या फुल कैपेसिटी से जो है वो चालू हो गई है। पहली इंडिनियस जो परमाणु इकाई है वो चालू हो गई है। आपको बताना है ये इकाई कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये परमाणु इकाई जो है वो गुजरात में स्थित है, जो स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है और पूरी क्षमता से जो है स्टार्ट हो गई है। ये करीब 700 मेगावाट विद्युत जो है वो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया। ये काकरापारा में लगाया गया है 700 मेगावाट का। ठीक है, ये क्या है, काकरापारा यूनिट 3 मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। ऑलरेडी काकरापारा में जो है वो न्यूक्लियर प्लांट जो है चालू है, उसी को क्या किया है एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर एक ये स्वदेशी विद्युत स्वदेशी जो है वो रिएक्टर स्थापित किया गया है। इस मौजूदा संयंत्र में 2 परिचालन इकाइयां
KAPS-1 और KPES-2 थी। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में परमाणु संयंत्र संचालित करता है। अगर कभी आपसे पूछा लिया जाता है तो ये NPCIL जो है वो देश के परमाणु संयंत्रों के संचालन को देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की सेना ने तख्ता पलट के बाद देश का शासन अपने हाथ में ले लिया है? ऑप्शन है सोमालिया, गैबोन, अफगानिस्तान और इराक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अभी गैबोन की सेना ने जो है वो तख्ता पलट करते हुए देश का शासन जो है अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, जनरल ब्राइस ओलिगुई न्युएग्मा को अपना नेता इन्होंने नामित किया है। बाकी गैबोन के चुनाव प्राधिकरण द्वारा अली बोंगो ओडिम्बा फिर से राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बन गए थे अली बोंगो ओडिम्बा। ठीक है, तो इनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही सेना ने क्या किया है, सत्ता पर जो तख्ता पलट कर जो है कब्जा कर लिया है। इन्होंने बताया कि ये चुनाव नतीजे रद्द कर दिए गए हैं और सभी सीमाएं, देश की जो भी बॉर्डर्स हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों सहित सभी सरकारी निकाय जो है वो इन्होंने भंग कर दिए हैं। ठीक है, और पूरी तरह से जो है वो देश के शासन पर सेना जो है वो काबिज हो गई। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए